हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये हम पढ़ रहे हैं NCERT लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड और ये है क्लास 12th चैप्टर 3 वीडियो लेक्चर पार्ट 3। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में जो भी प्रोसेसेस हैं और जो भी नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं या बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको भी कवर करके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गैमेटोजेनेसिस से। ठीक है, तो जो ये गैमेटोजेनेसिस है इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। तो गैमेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, मतलब कि गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे बनते हैं, हम उस चीज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो अब वही बात आ जाती है कैसे बनते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के लिए हमें पता होना चाहिए और हमें पता भी है, दो तरह के गैमीट्स होते हैं, एक तो होते हैं स्पर्म्स और एक होता है ओवम। ठीक है, स्पर्म होता है और ओवम होता है। तो इन दोनों के जो प्रोसेसेस हैं वो अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, हम उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो ओवम का जो फॉर्मेशन है, जिस प्रोसेस से ओवम बनता है, हम उसको बोलते हैं oogenesis। ठीक है, तो एक प्रोसेस हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस जिससे कि स्पर्म बनेगा और oogenesis जिससे कि ओवम बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस इन द मेल, जो कि टेस्टिस हैं, और ओवरीज हैं इन द फीमेल, प्रोड्यूस गैमेट्स। ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स एंड ओवम रेस्पेक्टिवली। तो टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स और जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करता है ओवम। ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और जो ये फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है जिससे कि गैमेट फॉर्म होते हैं, ये बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, इन टेस्टिस द इमेच्योर जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम बोलते हैं, प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पर किस प्रोसीजर को बोला जा रहा है ये आप समझने की कोशिश करिए। जब जर्म सेल्स स्पर्म के जो सेल्स हैं उनको जो प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, हम उसको बोल रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स का बनना। दैट बिगन्स एट द प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी पे ये जो प्रोसीजर है बेसिकली ये स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि सेल्स की बात कर रहे हैं हम, जो सेल्स स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट, मतलब वो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये हमने पढ़ लिया है। मल्टीप्लाई बाय द माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज देयर नंबर्स। तो यहाँ पर अभी तो हमने पढ़ा था कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मियोसिस करता है, और अब भी यहाँ पर लिखा है कि माइटोटिक, सॉरी कहाँ गया, ये माइटोटिक डिवीजन कर रहा है। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको हम आगे पढ़ने से पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि आपके पास एक स्पर्मेटोगोनियम है, सिंगुलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास एक स्पर्मेटोगोनियम है। ओके, अब आप इसी में ही अगर मियोसिस करा देंगे डायरेक्टली, तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे, तो यहाँ पे 23, यहाँ पे भी 23 हो जाएंगे, फिर ये दो में डिवाइड होंगे और हमारे पास स्पर्म्स आ जाएंगे 23 क्रोमोसोम, और ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएंगे 23। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हमने इसी पर्टिकुलर को डिवाइड करवा दिया, ठीक है, मियोसिस के थ्रू, तो हमारे पास जो स्पर्मेटोगोनियम आगे मियोसिस कराने के लिए नहीं बचेगा। तो हमें स्पर्म के नंबर और भी तो प्रोड्यूस करने हैं, तो उस और नंबर्स प्रोड्यूस करने के लिए केवल ये 4 ही थोड़ी ना करने हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर स्पर्मेटोगोनियम का नंबर बढ़ा लेते हैं। जब इनका नंबर बढ़ गया तब जा करके हम उसमें कराते हैं मियोसिस, ताकि हमारे पास केवल और केवल 4 ही स्पर्म्स नहीं बने, हमारे पास बहुत सारे स्पर्म्स आ जाएं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके नंबर को इंक्रीज़ करते हैं। अब इसके नंबर को इंक्रीज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, इनके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम तो आपको 46 ही चाहिए ना, तो क्या करते हैं हम, इसको डिवाइड करवा लेते हैं, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम बना लिए। ठीक है, और अब वो क्या बन गए, स्पर्मेटोगोनिया बन गए, ये प्लूरल आ गया स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया का जो ग्रुप है, अब इसमें से हर एक सेल मियोसिस करेगा, और हम शॉर्ट में यहाँ पे 2 स्टेप्स में नहीं दिखा रहे, मियोसिस 1 और 2 में डायरेक्टली दिखा रहे हैं
कि यहाँ पर इससे 4 स्पर्म्स बन जाएंगे। ये एक सेल से बने हैं, इस वाले सेल से। अब ऐसे ही ये वाला करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला, बहुत सारे जब डिवीजन करेंगे तो उससे क्या बनेगा, बहुत सारे स्पर्म्स बन जाएंगे। अल्टीमेटली जो ये वाले पर्टिकुलर कुछ सेल्स हैं जो फिर से मतलब अपना मियोसिस करने से पहले माइटोटिक डिवीजन करके करेंगे, ताकि जो सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनियम के जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं वो ख़त्म भी ना हो जाएं। तो इसलिए माइटोटिक डिवीजन्स भी नेसेसरी हैं, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई करते हैं बाय द माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज देयर नंबर, अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लिया। अब ईच स्पर्मेटोगोनियम, एक स्पर्मेटोगोनियम जो कि क्या है एक्चुअली में डिप्लॉयड है, देखिए डिप्लॉयड होता है, 46 क्रोमोसोम होता है एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम्स है। नाउ सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट periodically undergoes meiosis. A primary spermatocyte completes the first meiotic division, leading to formation of 2 equal haploid cells called secondary spermatocytes, which have only 23 chromosomes each. तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी का बेसिकली फंडा क्या है ये आपको पता लग जाएगा बिल्कुल आसानी से अगर आप यहाँ देखें तो, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर एक्चुअली में बता रखा है कि हुआ क्या है। तो जब ये स्पर्मेटोगोनिया, जो ये स्पर्मेटोगोनिया होता है, आपको राइट साइड में नहीं आपको लेफ्ट साइड में देखना है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे जो वो एक्टिवेट हो जाता है तो उसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस डिफरेंशिएशन की वजह से उसका नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ही उसका नंबर इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर ये माइटोसिस, यहाँ तक माइटोसिस हो रही है। तो ये 1 से 4 बन रहे हैं ना, ये जो रेड कलर से दिखा रखे हैं 1 से 4 बने हैं, दरअसल ये माइटोसिस ही है। जब इसमें अब मियोसिस होनी है, ठीक है, अब इसमें मियोसिस होनी है तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये एक फाइनली दोबारा से जब माइटोसिस करता है तो यहाँ पर अब ये बना लेता है ये वाला जो ब्लू कलर से स्ट्रक्चर है, इसको हमने बोला है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको क्या बोला है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मतलब जो यहाँ पर ये 1 से 2 बन रहे हैं ये है मियोटिक डिवीजन। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके अंदर हैं 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और जो पर्टिकुलर बने हैं क्योंकि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद बने हैं, इसमें आ जाते हैं 23 और इसमें भी आ जाते हैं 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर बने हैं जो दूसरे वाले, तो ये बने हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, उसके बाद बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना उसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो जाएगा और हमारे पास ये जो ग्रीन कलर से लेबल्ड हैं यहाँ पर स्पर्मेटिड्स, ये बन जाएंगे। अगेन अगर हम इसके क्रोमोसोम नंबर को मेंशन करें तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 23, 23, 23 एंड 23, ठीक है। तो जो ध्यान देने वाली बात ये है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, उससे बने 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू मियोटिक फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और 2 स्पर्मेटोसाइट्स बने और दोनों की प्लॉइडी कैसी थी, वो दोनों हैप्लॉइड थे, ठीक है। और जिससे बने सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद 2 और सेल्स, मतलब टोटल 4 सेल्स बन गए, ठीक है। हर एक सेल से 2 और बने तो टोटल 4 सेल्स बने जिनको हमने नाम बोला स्पर्मेटिड्स। और फाइनली हमारा मियोटिक डिवीजन यहाँ पर जाकर के कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक का डिवीजन जो है उसको हम बोल रहे हैं स्पर्मेटिड, ठीक है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं, ओके, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। A primary spermatocyte completes the first meiotic division, या फिर जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी क्या बनाता है, सेकेंडरी। और इसको अगर हम लेबल इसके थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू अगर देखना चाहें तो यहाँ पर बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि एक है स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम से बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद डायरेक्टली बन जाएगा स्पर्मेटिड, ठीक है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद विच हैव
ओनली 23 क्रोमोसोम, और हमें पता है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में ही क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कैसे हो गए, हाफ हो गए, 23 क्रोमोसोम। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन किस में होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और वो प्रोड्यूस करेगा 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, जिनको हमने नाम बोला है, जिसको हमने बोला है यहाँ पर ये रहा स्पर्मेटिड। ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्मेटिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ, या जिसको हम स्पर्म्स भी बोलते हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation। ये बेसिकली मीनिंग क्या है, देखिए जब एक स्पर्मेटिड बनता है वो इतना मैच्योर नहीं है, ठीक है, कि वो फर्टिलाइजेशन को अचीव कर सके। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि स्पर्मेटिड एक्चुअली में कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ वो होता है बेसिकली जो मूवमेंट अच्छे से परफॉर्म कर सके। यहाँ पर स्पर्मेटिड जो था वो तो एक सेल ही था, केवल एक सेल था, लेकिन उसको स्पर्म में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं, उसको ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए यहाँ पे लिखा भी है द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब कि वो चेंज हो जाता है, अपने आप को मॉडिफाई करता है इनटू द स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म्स। एक स्पर्म के पास टेल भी होती है, ठीक है, लेकिन स्पर्मेटिड्स जो होते हैं उसमें जो टेल है उसका बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, टेल ढंग से नहीं आ पाती है उसमें। तो जब जैसे उसके पास टेल आई और प्रॉपर स्पर्म का जब स्ट्रक्चर आना शुरू होता है तब हम उसको बोलते हैं स्पर्म। तो यहाँ पे इमेच्योर स्पर्म को, जो अभी तक फर्टिलाइजेशन के लिए ढंग से कैपेबल नहीं हुआ लेकिन जस्ट वो स्टार्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस। और ये जिस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जो कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, अब जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है उसमें क्या होता है, द स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन दी सर्टोली सेल्स। जो यहाँ पर सर्टोली सेल्स हम देखे हैं, ये जो यहाँ पर सर्टोली सेल्स दिखा रखे हैं, तो इसमें जाकर के ये एम्बेड हो जाता है। देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन ले रहा है, तो यहाँ से ये न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है, एम्बेड हो जाएगा, और फिर फाइनली ये सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल है वहाँ से निकल जाएगा। और जैसे ही ये जो हमारा स्पर्मेटोजोआ है ये थोड़ा सा मैच्योर होकर के जैसे ही जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वहाँ से निकलता है, उस प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मिएशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, स्पर्मिएशन। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी जैसे ही कोई मेल जो है वो प्यूबर्टी हिट करता है तभी स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है, ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये GnRH जो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, उसकी वजह से GnRH जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो एक्चुअली कहाँ काम करता है, वो एक्ट करता है पिट्यूटरी पे। और पिट्यूटरी किस पे एक्ट करती है, पिट्यूटरी एक्ट करती है ओके। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। Okay. Spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो बेसिकली प्यूबर्टी हिट करते ही, कोई भी जो मेल होता है वो जैसे ही प्यूबर्टी को हिट करता है उसकी जो उसके अंदर जो प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का वो स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट होता है, बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ GnRH, क्योंकि उसके अंदर GnRH मतलब कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो सिक्रीट होने लगता है। दिस इफ़ यू रिकॉल इज़ अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, और जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, मतलब कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है। द इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ GnRH देन एक्ट्स एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको ध्यान होगा जो पर्टिकुलरली हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है वो हार्मोन सिक्रीट करता है,
कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, लाइक FSH तो सिक्रेट करता ही है और LH भी सिक्रेट करता है। तो उसी को बताया गया है कि यहाँ पर ये 2 गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज़ करता है, और भी बहुत सारे सिक्रेट करता है, ठीक है, जैसे कि ACTH हो गया, TSH हो गया। तो ये बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, लेकिन जो हमारे काम के हैं वो है ये दोनों FSH और LH, जो इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। तो FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो LH होता है वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब जो LH है वो एक्ट करता है एट द लेडिक सेल्स। तो लेडिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? लेडिक सेल्स प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जस्ट बाहर, जो बीच में जो जगह रहती है, जो हमने डायग्राम देखा था, ठीक है। तो LH एक्ट्स एट द लेडिक सेल्स, और क्या करता है वो? स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन। तो LH एक्ट करता है लेडिक सेल्स पे, और लेडिक सेल्स क्या करते हैं? एंड्रोजन्स, यानी कि जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो है उसको सिक्रीट करवाते हैं, और इन एंड्रोजन्स की वजह से क्या होता है? एंड्रोजन्स इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और वो और ज़्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं, उसकी प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब जो FSH है वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे, जो हमने अभी देखे थे। तो इट एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट, और क्या करता है वो? स्टिमुलेट करता है किस चीज़ को? द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये हमें हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस में। कौन? FSH, क्योंकि FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे, और सर्टोली सेल्स हमने अभी पढ़ा है, देखिए यहाँ पर। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस वाला जो प्रोसेस है, उसके बाद सर्टोली सेल्स में जाके जो ये एम्बेड हो जाते हैं, इस प्रोसेस में ये हेल्प कर रहा है, और स्पर्मियोजेनेसिस में भी हेल्प कर रहा है। कौन? FSH, ठीक है। तो LH और FSH के ये फंक्शंस हैं, ओके। इसके बाद आता है अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो जो एक स्ट्रक्चर है स्पर्म का, तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर दे रखा है, सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए, ये एक मैच्योर स्पर्म है, ठीक है। ये एक मैच्योर स्पर्म है। मैच्योर स्पर्म का मतलब ये है कि ये स्पर्मेटोजोआ के बाद जो एक स्पर्म बनता है, उसके बाद भी स्पर्म में कुछ डेवलपमेंट रह जाता है। ये उस डेवलपमेंट के भी बाद का है स्ट्रक्चर है, जब स्पर्म फुली मैच्योर हो चुका है, ठीक है। उसकी बात चल रही है यहाँ पर। तो स्पर्म का एक स्ट्रक्चर अब हम पढ़ लेते हैं। Let us examine the structure of sperm. It is a microscopic structure composed of a head. इसमें जो पार्ट है, अगर इसको स्पर्म के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स अगर हम निकालना चाहें, तो इसमें एक हेड मिलेगा, एक नेक, मिडिल पीस एंड द टेल। तो इसको देख लेते हैं डायग्रामेटिकली। तो हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, ठीक है। तो एक छोटी सी नेक है, अगर आप देखें यहाँ पर, तो नेक जो है वो अंदर की साइड धसी हुई है। मिडिल पीस है, ये जो मिडिल पीस है एक्चुअली में ये जो लेबल का रखा है ये केवल वही नहीं है, मिडिल पीस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, ठीक है। तो दिस इज़ द मिडिल पीस, और मिडिल पीस के अंदर ही आ रहा है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया लेबल है, ये इसके अंदर ही आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद आती है इसकी टेल, जो ये पूरा बाद का जो पोर्शन है ये पूरा टेल है, ओके। अब आता है अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। क्योंकि एक सेल है ऑब्वियसली, तो इसके चारों तरफ क्या होगा? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि यहाँ पर लेबल भी है, जैसे कि हम देख सकते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्योंकि एक सेल है, अल्टीमेटली है तो एक सेल ही, जो कि मियोसिस के बाद बना है। द स्पर्म हेड, जो स्पर्म का हेड है, कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या है? एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ऑब्वियसली हैप्लॉइड ही होगा क्योंकि मियोसिस के बाद बना है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम, और जो ये पर्टिकुलर हैप्लॉइड न्यूक्लियस है उसका जो आगे का पार्ट है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोल रहे हैं एक्रोसोम, उससे कवर्ड है। देखते हैं, तो ये रहा इसका हेड पोर्शन, और इसके हेड पोर्शन में एक न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के आगे हमें एक्रोसोम देखने को मिल रहा है। तो ये एक्रोसोम जो है ये एक स्ट्रक्चर है जो कि कैप लाइक स्ट्रक्चर है, उसके आगे प्रेजेंट है। किसके आगे? हैप्लॉइड न्यूक्लियस के आगे प्रेजेंट है। तो एक्रोसोम का क्या फंक्शन है? इसके
ये जो एक्रोसोम है ये बेसिकली एंजाइम्स रिलीज़ करता है, ठीक है, एंजाइम्स लाइक ह्यालुरोनिडेज। तो ह्यालुरोनिडेज क्या काम करता है वो तो आगे चल के आएगा, हमारे इसी चैप्टर में आएगा। तो ये एंजाइम रिलीज़ करता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना पढ़ लेते हैं और आगे हम पढ़ेंगे अभी। द एक्रोसोम इज़ फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो ओवम को फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे ही ओवम के साथ फ्यूज़ होने का नंबर आता है तो एक्रोसोम क्या करता है, जगह बनाने के लिए ओवम के आसपास की जो लेयर्स होती हैं उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर देता है, हल्का कर देता है, ताकि स्पर्म की जो एंट्री है ओवम में वो आसानी से हो जाए, ठीक है। तो एक्रोसोम का ये फंक्शन है। किसी नीट पर्टिकुलर नीट क्वेश्चन में, नीट बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एक्रोसोम का फंक्शन क्या है, ठीक है। और एक्रोसोम के साथ साथ उस पर ये भी पूछा जाता है कि जो एक्रोसोम है हमारा वो किससे ओरिजिनेट हुआ है। तो एक्रोसोम का फंक्शन क्या है, ये एंजाइम्स रिलीज़ करता है और जो कि हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में। एक्रोसोम किस चीज़ से डेवलप हुआ है, तो एक्रोसोम जो है वो डेवलप होता है दरअसल गोल्गी बॉडी से। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि जो स्पर्म का जो सेल होता है उसके अंदर के जो गोल्गी बॉडी जिससे बननी थी, तो गोल्गी बॉडी एक्चुअली एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं कि इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एक्रोसोम। बोर्ड एग्जाम्स में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, और इसका डायग्राम और इसके डायग्राम से रिलेटेड जो थ्योरी है वो भी पूछी जाती है। मतलब कि आपको थ्योरेटिकली समझाना होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने पीछे नहीं बताया, पर कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ। गैमेटोजेनेसिस में जो पार्ट है जो स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उसमें आपको पर्टिकुलरली सारी बातें बतानी होती हैं। आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये सब चीज़ें सब बतानी होंगी, ठीक है। तो अगर हम नीट के बेसिस पे बात करें तो नीट के बेसिस पे एक तो पर्टिकुलरली ये वाला पार्ट पूछा जाता है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, फिर स्पर्मिएशन, ये नीट में आ चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है, ये नीट में आ चुके हैं। और यहाँ पर जो सर्टोली सेल्स का जो रोल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के जो पर्टिकुलर प्लॉइडी है, मतलब वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है 46 क्रोमोसोम वाला, और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो है 23 क्रोमोसोम वाला। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। The acrosome is filled with enzyme that help in the fertilization of the ovum. The middle piece possess numerous mitochondria. बहुत सारे mitochondria हैं which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility essential for fertilization. तो यहाँ पर आपको mitochondria दिख रहे हैं, ठीक है। mitochondria energy source for the swimming. तो ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर दी स्पर्म, ताकि वो टेल अपनी रेगुलर मूवमेंट करता रहे और रेगुलर मूवमेंट के थ्रू वो आगे जा कर के अपना जो उसका फंक्शन है बेसिकली, मतलब फर्टिलाइजेशन, उसको अचीव कर ले। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे फंक्शन कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन क्या करता है, वो करता है एरोबिक रेस्पायरेशन करता है। आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। बेसिकली वो ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस का बाद का जो प्रोडक्ट है पायरूवेट को वो बेसिकली यूज़ करता है। तो इसके पास कहाँ से ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो इसको हम जानने के लिए यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस वर्ड, और वो है फ्रक्टोज। तो ये जो यहाँ पर ये फ्रक्टोज रिलीज़ करी जाती है सेमिनल प्लाज्मा में, ये फ्रक्टोज ही है जो कि बाद में स्पर्म यूज़ करता है, और इस फ्रक्टोज के थ्रू ही उसको एनर्जी आती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो एक्ट करता है वो बेसिकली फ्रक्टोज को, ये सेल जो है स्पर्म, वो फ्रक्टोज को
इनटेक करेगा और फिर फाइनली इसको ब्रेक डाउन करेगा और फिर फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके थ्रू अपना स्पर्म को जो है एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द मिडिल पीस, जो मिडिल पीस है, possess numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility, जो कि स्पर्म को मूव करने में हेल्प करता है, जो कि एसेंशियल है फॉर द फर्टिलाइजेशन। द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट्स अबाउट 200 to 300 million sperms during a coitus, of which for normal fertility at least 60% sperms must have normal shape and size, and for at least 40% of them must show vigorous motility. मोटिलिटी। ओके, तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो एक बारी में ड्यूरिंग द क्वाइटस जो मेल जो है इजैकुलेट करता है तो उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। और नॉर्मल फर्टिलिटी मतलब अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो उसके लिए एटलीस्ट इनमें से 60% की तो नॉर्मल शेप और साइज़ होना ही चाहिए। ठीक है, 60% शेप और साइज़ उसका होना ही चाहिए, और अगर उनका शेप और साइज़ प्रॉपर नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर वो मतलब सिंपली बेकार है। और उस 60% में से भी एटलीस्ट 40% कैसे होने चाहिए, विग्रस मोटिलिटी शो करनी चाहिए उनको। मतलब विग्रस मोटिलिटी का मतलब है बहुत ज़्यादा तेज़ मूवमेंट करने वाले होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा कॉमन मिसकंसेप्शन आ जाता है, और वो ये आ जाता है कि 60% और 40%। तो ये क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है यहाँ पर कि 40% और 60% दोनों रेशो दिखाए गए हैं। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन के लिए हमने कहा पहले सबसे पहले कि 60% जो है वो नॉर्मल शेप एंड साइज़ होना चाहिए। तो इसका मतलब 40% की नॉर्मल शेप एंड साइज़ नहीं है, एटलीस्ट 60 तो होने ही चाहिए। और इन 60 में से ही तो आप लोगे 40%। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि 40% ये इनको विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए और इनकी नॉर्मल शेप एंड साइज़ होनी चाहिए। वेल नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज़ भी होना चाहिए और विग्रस मोटिलिटी भी होनी चाहिए। तो इस 60% में से 40% कैसे होने चाहिए, जो कि विग्रस मोटिलिटी शो करते हैं। तो उसकी बात चल रही है। ठीक है, इसीलिए मिलियंस में रिलीज़ होते हैं। उसके बाद आता है कि स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो सेमिनिफेरस में ट्यूब्यूल से जो बाहर निकलते हैं तो कहाँ जाएंगे, रेटेटेस्टिस। ठीक है, जो हमने एसेसरी डक्ट्स पढ़े थे। तो अब आता है इसमें, स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी ducts. Secretion of the epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperms. देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो एसेसरी डक्ट है, मतलब कि रेटेटेस्टिस और जो हमने वासा एफ्रेंशिया ये सब पढ़े थे, वो इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करेगा, एपिडिडाइमस से वास डेफरेंस तक लेके जाता है। फिर सिक्रीशंस ऑफ द एपिडिडाइमस, जो एपिडिडाइमस था वो भी कुछ अपने सिक्रीशंस डालता है, वास डेफरेंस अपने कुछ सिक्रीशंस डालता है, और फाइनली सेमिनल वेसाइकल में जो सेमिनल वेसाइकल है और जो प्रोस्टेट है, ये जो ग्लैंड्स थे, एसेसरी ग्लैंड्स थे, वो जब अपने दोनों सिक्रीशन डालते हैं अपने, तब जा कर के स्पर्म मैच्योर होता है और मोटिलिटी दिखाता है। मैच्योरेशन का मतलब ये है कि अब जाके वो मैच्योर होगा, वो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कर सकता है। अगर ये सब सिक्रीशंस नहीं करे तो वो मैच्योर नहीं होगा, भले ही वो स्पर्म हो लेकिन वो फर्टिलाइजेशन के केपेबल नहीं होगा। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। देखिए, वही बात आ जाती है जो हमने पहले पढ़ी थी कि सीमेन हमने पढ़ा था पहले भी, सीमेन इक्वल्स टू स्पर्म्स प्लस सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोली गई कि द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। द फंक्शंस ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड द ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन्स। तो जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट है और जो ग्लैंड्स है, उन पे कंट्रोल कौन बना के रखता है, टेस्टिकुलर हार्मोन्स, एंड्रोजन्स मतलब कि टेस्टोस्टेरोन।
अब आता है oogenesis। ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा है ये तो था स्पर्मेटोजेनेसिस, हमने पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ लिया कि स्पर्म कैसे बनता है, स्पर्म कैसे मैच्योर होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं oogenesis। अभी हम पहला प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। देखिए प्री फर्टिलाइजेशन में हमने 2 प्रोसीजर पढ़े थे, एक तो गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र। तो गैमीटोजेनेसिस में ही अभी हमने एक पढ़ा है केवल स्पर्मेटोजेनेसिस, अब हम पढ़ रहे हैं oogenesis। तो जो ये प्रोसेस है oogenesis उसको पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। मैच्योर फीमेल गैमीट का बनना यानी कि ओवम का बनना, वो प्रोसेस को बोलते हैं हम oogenesis, विच इज़ मार्क्ड डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसमें बहुत मार्क्ड डिफरेंस है, मतलब बहुत अलग अलग डिफरेंसेस हैं और पूरा प्रोसेस ही कंप्लीटली डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है वो oogenesis में वैसा प्रोसेस हमें देखने को नहीं मिलता, बहुत क्लियर कट डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। oogenesis इज़ इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि oogenesis जो है वो जब फीमेल का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है इन दी पर्टिकुलर, जो वो एम्ब्रियो की स्टेज में है, तभी उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसका oogenesis स्टार्ट हो जाता है। When a couple of million of gamete called million gamete mother cells, oogonia जिसको बोलते हैं, are formed within each fetal ovary। each fetal ovary मतलब जो फीटस है उसकी ओवरी, जब फीटस की जो ओवरी है वो बन चुकी है, ठीक है, लेकिन अभी बाकी के ऑर्गन्स नहीं बने, तो उस टाइम की बात चल रही है। वहाँ पर ओवरी में oogonia के कुछ मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं। अब जैसे ही बर्थ होता है उसके बाद oogonia ऐड नहीं होते क्योंकि वो बन चुके हैं, वो पहले ही बनते हैं। तो नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर दी बर्थ। तो जितने भी oogonia बनने हैं वो कब बनेंगे? जब वो फीटस है, मतलब कि जो बेबी है, फीमेल जो है, जब वो फीटस होता है तभी oogonia के जितने भी मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल्स बनने हैं, जितने भी oogonia बनने हैं उसी टाइम पे बनेंगे, उसके बाद नहीं बनेंगे। तो आफ्टर बर्थ कुछ भी ऐड नहीं होता। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू द प्रोफेज 1 ऑफ म्योटिक डिवीजन। तो अब देखिए ये सेल्स जो है अपना डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं और फर्स्ट म्योटिक डिवीजन का जो प्रोफेज 1 है, ठीक है, हमने पढ़ा था प्रोफेज 1, प्रोफेज 2 नहीं, प्रोफेज 1, ठीक है। तो फिर आता है एनाफेज 1, फिर आता है पर्टिकुलरली मेटाफेज 1, फिर टीलोफेज 1, उसके बाद आता है 2 फेज, प्रोफेज 2, ठीक है, एनाफेज 2, मेटाफेज 2। तो इस तरीके से ऑफ म्योटिक डिवीजन के एंड गेट टेम्परेली अरेस्टेड एट दैट स्टेज। मतलब कि टेम्परेली अरेस्टेड मतलब ये कुछ टाइम नहीं, एक्चुअली बहुत साल होते हैं एक्चुअली में, तो काफ़ी टाइम तक ये प्रोफेज 1 में ही अटका रहता है। कौन? ये जो पर्टिकुलर सेल्स हैं oogonia के, वो उसी पर्टिकुलर फेज़ में अटके रहते हैं, प्रोफेज 1 में ही अटके रहेंगे। और जब ये प्रोफेज 1 में ही अटके रहते हैं उस टाइम हम इन सेल्स को बोलते हैं प्राइमरी oocytes। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। कुछ सेल्स जो है प्राइमरी oocytes को सराउंड कर लेते हैं, उसको घेर के रखते हैं, ठीक है, तो उन सेल्स को बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। एंड देन कॉल्ड दी प्राइमरी फॉलिकल। और जैसे ही ये स्ट्रक्चर बन जाता है हमारा, मतलब कि एक oogonia का सेल है, उसके चारों तरफ जो है सेल्स रहते हैं। हालांकि बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता उसका, अभी हम आगे देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to the puberty। और बर्थ के बाद तो ये ऐड होते ही नहीं है, तो बर्थ से प्यूबर्टी तक आने में बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब कि वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और जब ख़त्म हो जाते हैं तो प्यूबर्टी के टाइम तक आते आते केवल 60 से 80 हज़ार ही प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाते हैं, बाकी सारे क्या हो गए? डीजनरेट हो गए। देयरफॉर एट द प्यूबर्टी 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। हर एक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं।
द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल्स। और अब जैसे ही प्यूबर्टी हिट हो जाती है उसके बाद ये नए फॉलिकल सेल्स के साथ जो पर्टिकुलर ये है नए फॉलिकल्स जो है इसमें जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि नए ग्रैन्युलोसा सेल्स जनरेट हो जाते हैं और तब हम इसको बोलते हैं, ये जो सेल्स हैं इसके साथ और ज़्यादा सेल्स आ जाएंगे और अब हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी था जब वो बर्थ के टाइम पे था। ओके, द सेकेंडरी फॉलिकल सोन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ टर्शरी फॉलिकल। देखिए यहाँ पे टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो रही है, तो आपको पता होगा जैसे कि प्राइमरी जो है, प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद आता है टर्शियरी और टर्शियरी के बाद क्वाटरनरी। ठीक है, तो ये उसी सीक्वेंस वाइज हमने नेमिंग करी है इसकी। ठीक है, ओके, तो सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स, वो चेंज हो जाता है इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल में चेंज हो गया, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम टर्शियरी फॉलिकल को कैसे पहचानेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है जो कि होता है एंट्रम, और एंट्रम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट होता है अभी देखेंगे। द थीका इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड एन आउटर थीका एक्सटर्ना। तो जो थीका है, जो लेयर है उसकी, ठीक है, वो दो पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होती है, इंटरनल वाली इंटरना एंड द आउटर वाली जो होती है वो एक्सटर्ना। It is important to draw your attention that at this stage the primary oocyte within the tertiary follicle, जो प्राइमरी oocyte है, मतलब कि जो अंदर का जो ये वाला सेल है उसकी बात कर रहे हैं, कहाँ गया, this stage at the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size, वो साइज में थोड़ा सा ग्रो करता है, and completes its first meiotic division, और वो अपनी फर्स्ट meiotic division जो प्रोफेज 1 में वो अटक गया था, अब वो उससे बाहर निकलता है, उसको मियोसिस 1 को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है completes the first meiotic division, अभी तक पहला हुआ है, दूसरा नहीं हुआ। It is an unequal division resulting in the formation of haploid secondary oocyte and a tiny first polar body। मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखिए एक हमारे पास है प्राइमरी oocyte, ठीक है, वो दो में डिवाइड होना है, तो यहाँ पर ये है मियोसिस फर्स्ट। हालांकि मियोसिस फर्स्ट भी यहाँ पर किश्तों में हो रहा है कि आपको पता लग गया, जैसे कि प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है, उसके बाद प्रोफेज 1 से बाहर निकल के बाद ये डिवाइड होता है। तो ये है प्राइमरी oocyte और यहाँ पर बनेंगे सेकेंडरी oocyte बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकेंडरी oocyte तो बनता ही है, लेकिन यहाँ पर एक और सेल बनना चाहिए, यहाँ पर एक और सेल बनना चाहिए, राइट। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी बन जाती है जो कि सेल के जैसी है बट बहुत ज़्यादा टाइनी है, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि ये बहुत छोटी सी है। और पोलर बॉडी इसलिए बोलते हैं इसको, दरअसल होता क्या है, अगर ये है सेकेंडरी oocyte तो ये सेकेंडरी oocyte के साथ में ही ऐसी छोटी सी रहती है, क्योंकि एक पोल पे प्रेजेंट रहती है और बहुत छोटी सी होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी, और बाद में ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट पोलर बॉडी, उसके बाद आता है द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स bulk of nutrient rich cytoplasm of primary oocyte। तो जो सेकेंडरी oocyte है उसके पास न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं है और न्यूट्रिएंट्स उसके पास प्रॉपर बने रहते हैं। ठीक है, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ द फर्स्ट meiotic डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट meiotic डिवीजन के बाद जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है वो दरअसल डिवाइड करती है या डीजनरेट हो जाती है, तो इसके बारे में कुछ सर्टेन बात तो नहीं बोली जाती। तो कुछ राइटर्स हैं जो उसको बोलते हैं कि वो डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, तो डीजनरेट भी बोल सकते हैं उसको, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका और कुछ फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्टली अभी तक उसका मेन फंक्शन नहीं पता है।
एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, सर्टेन मतलब हम उसके बारे में श्योर नहीं है। द टर्शरी फॉलिकल चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल। अब जो टर्शरी फॉलिकल है वो अब चेंज हो जाता है मैच्योर फॉलिकल में, जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन वॉज अ साइंटिस्ट, तो जो मैच्योर फॉलिकल है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब इसको हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स तो आपको दिख ही रही हैं, और ब्लड वेसल्स के साथ जो आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये हैं फॉलिकुलर सेल्स। तो आप इसके अंदर देख रहे हो ये प्राइमरी फॉलिकल, फिर उसके बाद बना सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी के बाद बना है टर्शरी फॉलिकल, जिसके पास शोइंग एंट्रम। ये पूरी की पूरी एंट्रम है। यहाँ पर आप सोचोगे कि इसमें भी तो एक येलो कलर की स्ट्रक्चर है, इसमें भी येलो कलर का स्ट्रक्चर है, इसमें भी है, तो यहाँ पर एंट्रम भी तो होना चाहिए। दरअसल एंट्रम का मतलब ये है कि एक कैविटी है और उसके अंदर फ्लूइड भी बढ़ा हुआ है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी बहुत कैविटी हो सकती है इन स्ट्रक्चर्स में, लेकिन फ्लूइड फिल्ड कैविटी नहीं होगी और काफ़ी बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो टर्शरी फॉलिकल में एक एंट्रम प्रेजेंट होता है, और टर्शरी फॉलिकल जो है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में, जो कि मैच्योर फॉलिकल है। और मैच्योर फॉलिकल जो होता है उससे रिलीज़ होता है ओवम, उससे रिलीज़ होता है ओवम, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। द सेकेंडरी oocyte, जो सेकेंडरी oocyte है, फॉर्म्स a new membrane called zona pellucida surrounding it. The Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte from the ovary by the process called ovulation. तो जो secondary oocyte है, यहाँ पर तो देखिए प्राइमरी, एक तो था प्राइमरी oocyte और फिर वो बनता है secondary oocyte, जो कि हमने पढ़ा है। तो secondary oocyte जब वो पर्टिकुलरली ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा होता है, तब उसके चारों तरफ एक लेयर और आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा नाम की लेयर आ जाती है, ठीक है। तो और उसके बाद हम पढ़ते हैं ओव्यूलेशन। तो जो ओवरी जो है, जब वो ओवम को रिलीज़ कर देती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। अब इस प्रोसेस को अगर हम डायग्रामेटिकली पढ़ें तो डायग्रामेटिकली भी पढ़ सकते हैं इसको। देखिए oogonia है, अगेन उसमें सेम प्रोसीजर होगा, पहले वो माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे oocytes आ जाएंगे हमारे पास, प्राइमरी oocytes। अब इन प्राइमरी oocytes जो है उसमें फर्स्ट डिवीजन होगा, ये रहा फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले ही हो जाएगा, ठीक है, ओके। देन कम्स दी सेकेंडरी oocyte। अब उसके बाद बनता है सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी जनरेट हो जाती है। कब? जब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है। तो यहाँ पर ये इसके पास होंगे 46 क्रोमोसोम और इसके पास होंगे 23 क्रोमोसोम्स, और फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके पास पर्टिकुलरली न्यूक्लियस एज मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, बहुत छोटी सी बॉडी रहती है, तो इसमें न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियर मटेरियल डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन पर्टिकुलरली जो सेकेंडरी oocyte है उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, ये श्योर है, ठीक है। तो अब सेकेंडरी oocyte, फिर इसमें मियोटिक डिवीजन सेकेंड होता है और क्या बन जाता है फाइनली ओवम, और ओवम में भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। और अगेन ओवम जैसे ही सेकेंडरी oocyte डिवाइड करता है, यहाँ पर फिर से एक पोलर बॉडी बनती है। इसीलिए हमने जो शुरुआत में जो पोलर बॉडी बनती है उसको फर्स्ट नाम दिया था, और यहाँ पर जो बनती है उसको सेकंड नाम दिया है। तो देयर आर टू पोलर बॉडीज़, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड वाली जो बनती है वो सेकेंडरी से बनती है, जो प्राइमरी से बनती है वो है फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग डिफरेंस है, इसमें पोलर और इसमें पोलर की, ये कोई एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसकी स्पेलिंग पोलर ही होगी, POLAR ही होगी, ठीक है, ओके। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ oogenesis, ठीक है। तो oogenesis और जो स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत क्लियर कट डिफरेंसेस हैं ग्राफियन फॉलिकल मैच्योरिटी के से रिलेटेड। तो मैच्योर ओवम को प्रोड्यूस करने के लिए एक अलग प्रोसीजर है, मैच्योर स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए अलग प्रोसीजर है। अब हम बात कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ आया हुआ है। देखिए जो TS है ओवरी की, सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी,
बेसिकली ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। बेसिकली सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्रोसेस से, तो इस प्रोसेस से सीबीएसई बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो oogenesis को एक्सप्लेन करने के लिए ही आते हैं, ठीक है। तो oogenesis जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें oogenesis पूछ लिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप नीट की बात करो तो नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे पहले तो जो प्राइमरी oocyte है वो कौन सी स्टेज में रेस्ट होता है, तो ये पर्टिकुलरली नीट में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद ये पूछा गया है कि अगर ये वाला जो स्टेटमेंट है कि फीटल ओवरी में बाद में नो मोर oogonia आर एडेड आफ्टर द बर्थ, इस लाइन पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। नीट में इस लाइन पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। फिर उसके बाद कितने प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये पूछा गया है, तो ये नीट में आ चुका है। उसके बाद जो एंट्रम है, एंट्रम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये भी नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद नीट में एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो स्टेटमेंट्स वाला जो क्वेश्चन आता है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स जिसमें रहते हैं, उस टाइप में पूछा गया था। तो उसमें सेकेंडरी oocyte और प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी, मतलब कि कौन सा हैप्लॉइड है कौन सा डिप्लॉइड है, उससे रिलेटेड पूछा गया था। तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी oocyte जो है वो 46 क्रोमोसोम वाला है, सेकेंडरी oocyte वो 23 क्रोमोसोम वाला है, और फिर फाइनली इससे डिवाइड होकर जो ओवम बनता है, ओवम ये भी 23 क्रोमोसोम्स का होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करिए। और ये डायग्राम जो है स्पर्म का डायग्राम, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपके जो भी डाउट्स हों, जो भी आपके क्वेश्चंस हों, ठीक है, जो भी आपको फीडबैक देना हो, प्लीज़ डू कमेंट, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।